गुड मॉर्निंग बच्चों आज मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ चैप्टर वाक्य विचार। सबसे पहले हम जानेंगे वाक्य के तत्व। आप जानते हैं कि शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। ये एक डेफिनेशन भी है वाक्य की कि वाक्यों पदों का वह व्यवस्थित समूह है जिसमें पूर्ण अर्थ की शक्ति हो। इसके 6 अनिवार्य तत्व होते हैं। पहला है सार्थकता, दूसरा निरंतरता, तीसरा पूर्णता, चौथा योग्यता, पांचवा अन्विति और छठा पदक्रम। अब बच्चों हम जानते हैं कि ये जो तत्व हैं इनको हम एक एक करके जानते हैं कि ये क्या होते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं आता है हमारा सार्थकता। वाक्य में प्रयुक्त प्रत्येक शब्द का अपना समुचित अर्थ होना चाहिए। जैसे बंदर छत से कूदा, तो ये जो है ना बिल्कुल सार्थक है, यानी कि एक एक शब्द का अर्थ जो है यहाँ पर पता चल रहा है कि बंदर छत से कूदा। अब दूसरा आता है हमारा योग्यता। वाक्य में प्रयुक्त प्रत्येक शब्द का अपेक्षित संदर्भ में उचित अर्थ निकलना चाहिए। जैसे मोहन पुस्तक पढ़ता है। अब यदि पढ़ता के स्थान पर खाता प्रयुक्त करें, जैसे मोहन पुस्तक खाता है, तो यह उपयुक्त नहीं होगा। सब हंसी आएगी ना आपको कि क्या कहा जा रहा है, अर्थात इसका प्रयोग अपेक्षित है, संदर्भ में गलत होगा। तो इसलिए शब्द जो भी वाक्य है उसके अंदर एक योग्यता जो है हर शब्द की होनी चाहिए। फिर इसके बाद आता है पूर्णता। वाक्य का अपने आप में पूर्ण होना आवश्यक है। जैसे वह पुस्तक पढ़ रहा। अब ये कैसा लग रहा है, सेंटेंस अधूरा लग रहा है ना, अपूर्ण लग रहा है, अटपटा वाक्य लग रहा है। अब हम कहते हैं वह पुस्तक पढ़ रहा है, यानी कि सिर्फ है लगने से ही ये वाक्य जो है वो पूर्ण हो गया और इसका अर्थ जो है वो भी पूर्ण हो गया। ठीक है, इसके बाद देखिए आता है निरंतरता, यानी कि वाक्य के पदों का वाचन करते समय यानी बोलते समय उसमें निरंतरता का होना आवश्यक है। बोलने में स्वाभाविक ठहराव या उचित प्रवाह नहीं होने पर वाक्य के जो प्रवाह है ना वो रुक जाता है और वो वाक्य अर्थ देने में असमर्थ हो जाता है। अब जैसे देखिए मैं बोल रही हूँ वह, फिर मैं रुक गई थोड़ी देर के लिए, हंसा, रहा, होगा, तो अटक अटक कर बोला गया जो वाक्य है उसमें निरंतरता नहीं होती, समझ में नहीं आता कि क्या कहा जा रहा है। यदि मैं बोलूं वह हंस रहा होगा, तो प्रवाह में बोला गया वाक्य है, यानी कि शब्दों के बीच में बहुत ज़्यादा गैप नहीं होना चाहिए। फिर इसके बाद आता है बच्चों अन्विति। अन्विति मतलब वाक्य में लिंग, वचन, पुरुष, कारक आदि का क्रिया के साथ परस्पर अन्वय या मेल होना चाहिए, अन्यथा वाक्य अशुद्ध होगा। जैसे पतंग उड़ा, लिंग का अशुद्ध वाक्य है ना, क्योंकि पतंग तो स्त्रीलिंग है, तो हम इसके लिए क्या कहेंगे, पतंग उड़ी। अब ऐसे ही अगर हम कहते हैं पतंगे उड़ी, तो ये वचन की शुद्धता हो गई है ना, ये वचन की अशुद्धता हो गई, तो हम इसमें क्या बोलेंगे, पतंगे उड़ी, यानी कि वचन का शुद्ध प्रयोग करेंगे हम। फिर इसके बाद आता है पदक्रम। वाक्य में शब्दों या पदों का प्रयोग निश्चित क्रम में करना चाहिए। यदि इस क्रम को अदल बदल दिया जाए तो अर्थ में बदलाव की संभावना हो जाती है। अब जैसे एक सेंटेंस है, राधा ने अनुजा को बुलाया, और दूसरा वो हम बोल रहे हैं अनुजा ने राधा को बुलाया, तो इन वाक्यों में आपने देखा कि राधा और अनुजा का क्रम बदल देने से उसका अर्थ भी बदल गया। तो इसीलिए जो हमारे पद है वो क्रम में होने चाहिए, क्योंकि क्रम में ना होने से उसका अर्थ बदल जाता है। अब वाक्यों में पदक्रम। जब वाक्य में शब्दों या पदों का समूह व्यवस्थित हो तो वाक्य का अपेक्षित अर्थ स्पष्ट होता है, लेकिन अव्यवस्थित समूह से वाक्य का अर्थ स्पष्ट नहीं हो पाता। यानी वाक्यों में कर्ता, कर्म, पूरक, क्रिया विशेषण आदि पद सामान्य रूप से जिस क्रम में आते हैं उसको पदक्रम कहते हैं। पदक्रम संबंधी कुछ विशेष बातें हैं बेटा जो समझनी चाहिए। देखो
कि हिंदी भाषा में सबसे पहले कर्ता और अंत में क्रिया का प्रयोग होता है। दूसरा, वाक्य में पूरक का प्रयोग अकर्मक क्रिया से पहले होता है, जबकि कर्म का प्रयोग सकर्मक क्रिया से पहले होता है। तीसरा, जिस वाक्य में दो कर्म आते हैं उनमें पदक्रम कर्ता प्लस गौण कर्म प्लस मुख्य कर्म प्लस क्रिया होता है, यानी कि इसी क्रम में लगता है। ठीक है। वाक्य में विस्तारक कर्ता कर्म पूरक क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द क्रमशः कर्ता कर्म पूरक या क्रिया के पहले ही आते हैं। जैसे ज्ञान के धनी विवेकानंद ने सबका मन मोह लिया, यहाँ पर कर्ता का विस्तारक ज्ञान के धनी है ना। इस सेंटेंस में ज्ञान के धनी जो हैं कौन किनको बताया जा रहा है? विवेकानंद को। दूसरा सेंटेंस देखिए, आरुणि मोटी मोटी लकड़ियाँ काट कर ले आया। अब इसमें कर्म का विस्तारक है, यानी कि मोटी मोटी। सरिता का जल मंद गति से बह रहा था, यहाँ पर क्रिया का विस्तारक यानी कि मंद गति से। नंबर 5 पे आते हैं। देखिए, वाक्य में और तथा या की आदि इन पदों के बीच आते हैं जिन्हें वे जोड़ते हैं। जैसे दिल्ली और मुंबई महानगर हैं, यानी कि दिल्ली और मुंबई को और के द्वारा जोड़ा गया। मुझे पता नहीं कि वह वहाँ क्या मिलेगा, तो कि जो है इसके द्वारा ये दोनों वाक्य जुड़ गए हैं। वाक्य में भी, ही, तक, तो आदि का प्रयोग उन पदों के बाद किया जाता है जिन पर बल देना आवश्यक होता है। जैसे वह भी वहीं खड़ा था, यानी कि भी से हमें ये पता चल रहा है कि पक्की बात है कि वो वहीं खड़ा था, है ना। उन्होंने ही मुझे उकसाया था, इसमें ही। जनता देर तक टिकी रही, तक। तुम तो घर जाने वाले थे, तो, है ना। तो इन पर बल दिया जाता है, इससे इस प्रकार से भी वाक्य बनते हैं। फिर 7th है, वाक्य में कारक प्रसर्गों का प्रयोग संज्ञा और सर्वनाम के बाद होता है, लेकिन संबोधन कारक के प्रसर्गों का प्रयोग पहले होता है। जैसे रीता ने नेहा को बधाई दी। अरे तुम फिर आ गए। तो इस प्रकार से ये प्रसर्ग हैं। संकेतवाचक विशेषण का प्रयोग यदि प्रविशेषण के रूप में हुआ हो तो इसे अन्य विशेषण से पहले लिखा जाता है। जैसे वह सुंदर घर मेरा है, वह यानी कि उसकी ओर संकेत किया जा रहा है, यानी कि वो है सुंदर घर जो है वो मेरा है। इतना अच्छा भाषण मैंने आज तक नहीं सुना। इतना, ये एक विशेषण है ना, तो प्रविशेषण के रूप में इसको प्रयोग किया गया है। अब आते हैं बच्चों, कुछ हमारे पास अशुद्ध वाक्य हैं, हम इनको कैसे शुद्ध करेंगे ये जानते हैं हम। यहाँ ताज़ा भैंस का दूध मिलता है। लग रहा है ना कि अशुद्ध है, या दूध ताज़ा होना चाहिए कि भैंस ताज़ी होगी। तो यहाँ भैंस का ताज़ा दूध मिलता है। केवल यहाँ 2 आदमी हैं, यहाँ केवल 2 आदमी हैं, यह शुद्ध वाक्य होगा। तो इसी प्रकार से जितने भी ये वाक्य दिए गए हैं, जब आप इनको पढ़ेंगे और इनका शुद्धिकरण करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तब आपको और अच्छे से ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अब हम आते हैं वाक्य के अंग। बच्चों, वाक्य के 2 अंग होते हैं, एक तो होता है उद्देश्य और एक होता है विधेय। इंग्लिश में होता है ना सब्जेक्ट प्रेडिकेट। उद्देश्य होता है जिस वाक्य में जिसके बारे में कहा जाए वह उद्देश्य कहलाता है। जैसे राम पुस्तक पढ़ता है, तो राम क्या है यहाँ पर? उद्देश्य। विधेय, उद्देश्य के बारे में जो बताया जाए वह विधेय कहलाता है, यानी कि जो भी बात की जा रही है उद्देश्य के बारे में, यानी कि जो हमारा सब्जेक्ट है उसके बारे में जो भी बात की जा रही है वो बाकी सारी बात वो विधेय कहलाती है। जैसे राम पुस्तक पढ़ता है, पुस्तक पढ़ता है यानी कि उद्देश्य कौन है? राम। और राम क्या कर रहा है? पुस्तक पढ़ रहा है, पुस्तक पढ़ता है, तो ये बाकी चीज़ जो होगी विधेय हो गया। अब हम वाक्य के भेद की बात करते हैं। बेटा बच्चों, पिछली कक्षा में आपने पढ़ा होगा कि वाक्यों का वर्गीकरण इन आधारों पर किया जाता है। सबसे पहले तो होता है, देखो, वाक्य के भेद
दो है, अर्थ के आधार पर और रचना के आधार पर। अर्थ के आधार पर वाक्यों के 8 भेद हैं: विधानवाचक, निषेधवाचक, प्रश्नवाचक, संकेतवाचक, संदेहवाचक, इच्छावाचक, आज्ञावाचक और विस्मयादि बोधक। अब दूसरा जो है रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं बच्चों। पहला है सरल वाक्य, दूसरा मिश्रित वाक्य और तीसरा संयुक्त वाक्य। अब मिश्रित वाक्य में कुछ जो वर्गीकरण इस प्रकार से भी किए गए हैं कि क्रिया के आधार पर, जैसे कर्ता प्रधान वाक्य, कर्म प्रधान वाक्य और भाव प्रधान वाक्य। इस पाठ में आप रचना के आधार पर वाक्यों के भेदों अर्थात सरल वाक्य, मिश्रित वाक्य एवं संयुक्त वाक्यों के बारे में विस्तार से समझेंगे। अब इन वाक्यों को देखिए आप। गौतम ने दीपक को बुलाया। दीपक ने कहा कि वह नहीं आएगा। गौतम ने मुंह बिचकाया और वहां से चल पड़ा। अब पहले वाक्य में एक क्रिया है बुलाया, यानी कि आई है। दूसरे वाक्य में 2 सरल वाक्य उपवाक्य हैं जो आए हैं, जिनमें से एक उपवाक्य दूसरे उपवाक्य पर आश्रित है और ये दोनों उपवाक्य आपस में योजक की से जुड़े हुए हैं ना, कि दीपक ने कहा कि वह नहीं आएगा, तो ये 2 उपवाक्य की से जुड़े हुए हैं। अब तीसरे वाक्य में देखो, तीसरे वाक्य में भी 2 सरल वाक्य उपवाक्य आए हैं, किंतु ये एक दूसरे पर आश्रित नहीं है, अर्थात ये स्वतंत्र हैं कि गौतम ने मुंह बिचकाया और वहाँ से चल पड़ा। तो ये उपवाक्य योजक शब्द और से जुड़े हुए हैं, जुड़ रहे हैं ना। ये देखो पहले वाक्य में एक जो है देखो गौतम ने मुंह बिचकाया और वहाँ से चल पड़ा, तो ये दोनों वाक्य और से जुड़े हैं। इस प्रकार आप निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि कुछ वाक्यों में कर्ता के साथ एक ही क्रिया होती है, कुछ वाक्यों में 2 वाक्यों या उपवाक्यों से मिलकर बने होते हैं और वह एक दूसरे पर आश्रित होते हैं, और कुछ वाक्य 2 वाक्यों या उपवाक्यों से बने होते हैं किंतु दोनों आपस में स्वतंत्र होते हैं और इनको जो है किसी योजकों के द्वारा जोड़ा जाता है। इन 3 प्रकार की वाक्य रचनाओं के आधार पर वाक्य के 3 भेद हैं: सरल वाक्य, मिश्रित वाक्य और संयुक्त वाक्य, जैसे अभी पहले भी बताया था। तो अब सरल वाक्य कैसे बनते हैं, चलिए जानते हैं कि जिस वाक्य में एक ही मुख्य क्रिया होती है उसे सरल वाक्य कहा जाता है। जैसे राम आएगा। सरल वाक्यों में प्रारंभ में कर्ता शब्द होता है और अंत में एक ही मुख्य क्रिया होती है, इसकी ये पहचान है बच्चों। और हाँ, इसमें पद भी आ सकते हैं जो या तो कर्म होते हैं या पूरक होते हैं। ठीक है, जैसे ईश्वर एक है, शोभना नर्तकी है। अब ईश्वर एक है, इसमें कर्ता प्लस होना मुख्य क्रिया है, और शोभना नर्तकी है, कर्ता प्लस पूरक प्लस होना मुख्य क्रिया है। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसके बारे में कि जो सरल वाक्य होते हैं उसमें की पहचान क्या है कि सरल वाक्य में एक ही उद्देश्य होता है और एक ही विधेय होता है। सरल वाक्य से प्रश्नवाचक, निषेधवाचक, आज्ञासूचक आदि वाक्य बनाए जा सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं हम मिश्रित वाक्य पे। जिन वाक्यों में एक से अधिक सरल वाक्य यानी कि या उपवाक्य, योजक की, यदि, तो, जो, जिसका, जिन्होंने, यद्यपि, मानो, जिससे की सहायता से जुड़े हों, उनमें से एक प्रधान वाक्य हो और दूसरा वाक्य उस पर मिश्रित आश्रित हो, उसे मिश्रित वाक्य कहा जाता है। जैसे मैंने सुना है कि तुम पटना जा रहे हो। अब इस वाक्य में मैंने सुना है प्रधान वाक्य है और तुम पटना जा रहे हो ये आश्रित वाक्य है। याद रखिए कि मिश्रित वाक्य में आश्रित वाक्य प्रायः संज्ञा उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य या क्रिया विशेषण उपवाक्य होते हैं। जैसे वह जानता था कि चोर पकड़ा जाएगा, ये संज्ञा उपवाक्य हो गया। ठीक है, मुझे ऐसे बच्चे पसंद नहीं हैं जो आलसी होते हैं, ये विशेषण उपवाक्य हो गया। तुम जितना व्यायाम करोगे उतना ही तंदुरुस्त रहोगे, ये क्रिया विशेषण उपवाक्य हो गया।
ठीक है, अब हम बात करते हैं संयुक्त वाक्य की। जिन वाक्यों में दो या दो से अधिक सरल वाक्य योजक की सहायता से जुड़ते हैं, वे दोनों उपवाक्य आपस में स्वतंत्र होते हैं, उन वाक्यों को हम संयुक्त वाक्य कहते हैं। जैसे बापू ने हे राम कहा और आंखें बंद कर लीं। संयुक्त वाक्य में भी मिश्रित वाक्य की भांति दो या दो से अधिक वाक्य होते हैं, लेकिन वे दोनों स्वतंत्र होते हैं। जैसे राम ने मुझे देखा और अंदर चला गया, तुम जा रहे हो या मैं जोर से चिल्लाऊं। यानी कि ये आपस में दोनों वाक्य स्वतंत्र हैं, लेकिन ये योजकों से जुड़े हैं। इन वाक्यों में और, या, किंतु और बल की योजक लगाकर दो वाक्यों को जोड़ा जाता है ना। दोनों वाक्यों की ही अपनी एक स्वतंत्र सत्ता है ना। दोनों वाक्य अलग अलग हैं, अपने आप में स्वतंत्र हैं, लेकिन इनको योजकों से जोड़ा गया है। याद रखिए, संयुक्त वाक्य में उपवाक्य योजकों जैसे और, तथा, एवं, इसलिए, अतः, या, अथवा, अन्यथा, लेकिन, किंतु, परंतु, पर आदि से जुड़े होते हैं। लेकिन कभी कभी इन वाक्यों में योजक चिन्ह का लोप भी हो जाता है। जैसे आपने सिखाया, कॉमा, अब मैं सीख गया, तो यहाँ पर और का लोप हो गया। अब हम ये जानेंगे कि हम वाक्यों का परिवर्तन कैसे कर सकते हैं। हम सरल वाक्य से मिश्र बना सकते हैं, मिश्र से संयुक्त बना सकते हैं, है ना। एक ही वाक्य को हम 3 प्रकार से कैसे कर सकते हैं। देखो, पहला सेंटेंस है, मुख्यमंत्री के समझाने पर आंदोलनकारी मान गए। ये अपने आप में सरल वाक्य है। अब जब हम इसको मिश्रित बनाएंगे तो कैसे बनेगा ये? मुख्यमंत्री ने जब समझाया तब आंदोलनकारी मान गए, तब और जब से जुड़ गया, है ना। मुख्यमंत्री ने समझाया और आंदोलनकारी मान गए, यानी कि मुख्यमंत्री ने समझाया एक सेंटेंस हो गया, आंदोलनकारी मान गए एक सेंटेंस हो गया, और इन दोनों को हमने और से जोड़ दिया तो ये संयुक्त वाक्य बन गया। इसी प्रकार से जितने भी वाक्य अब आपकी इसमें बुक में दिए हुए हैं, आप इन्हें आसानी से समझ सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं, और जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आप सक्षम बनेंगे। आशा है बच्चों आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। धन्यवाद।